हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक निषाद। वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेक्शन में हम लोग जो है सीटेट के पेपर के ईवीएस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे। ये पेपर है 24 दिसंबर 2021 का। इसमें आज हम लोग ईवीएस सेक्शन का एनालिसिस करेंगे, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, द एनिमल हु कैन मूव इट्स ईयर इन डिफरेंट डायरेक्शन विच हेल्प देम हिम टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज। देखिए हिंदी में क्या है इस क्वेश्चन का, वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है। तो ऐसा कौन सा जानवर होता है? ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके फिक्स्ड आंसर होते हैं और ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। तो इसका आंसर जो है लंगूर नहीं है, स्लॉथ नहीं है, डॉग नहीं है। इसका आंसर जो है राइट आंसर टाइगर है। सीटेट ने इसका राइट आंसर किसको माना है? टाइगर है। टाइगर वो एनिमल है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में पूरी तरह से घुमा लेता है। ओके, इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जो है बाघ। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द एक्टिविटी विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एक्टिविटी। हिंदी में पढ़ते हैं, उस कार्यकलाप को चुनिए जो अन्य कार्यकलापों से भिन्न है। कौन कौन से? प्रिपेयरिंग टी मतलब चाय बनाना, स्विमिंग तैरना, कॉम्बिंग हेयर और नीडिंग डफ आटा गूंथना। तो देखिए ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन प्राइमरी लेवल का है, तो इसमें प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात की जाएगी जो मतलब 6 से 7 साल तक के होते हैं। तो इसमें देखिए प्रिपेयरिंग टी, इसमें प्रिपेयरिंग टी बनाने के लिए हमें बहुत हाथों की तो ज़रूरत पड़ेगी और उसमें दिमाग की भी ज़रूरत पड़ेगी। स्विमिंग करने के लिए पूरे बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्बिंग हेयर, देखिए यहाँ पे कॉम्बिंग हेयर जो है डिफरेंट होगा, कंघी करना। नीडिंग डव आटा गूंदना, वो भी नहीं कर सकता बच्चा, और उसमें भी हमें मुट्ठी बना के काम करना है। कॉम्बिंग हेयर क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि कॉम्बिंग हेयर में हमें फिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस डेवलपमेंट को कहते हैं सेफेलोकैडल मूवमेंट, जो अंदर से बाहर की तरफ। पहले बच्चा बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, फिर छोटी छोटी जो है उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो कंघी को हम अपने उंगलियों से पकड़ के यूज करते हैं। तो इसलिए ये बाकी एक्टिविटीज़ में कौन सा डिफरेंट होगा? कॉम्बिंग हेयर। ओके, गॉट इट। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए कुछ कॉलम फर्स्ट और सेकंड है, उनको मैच करना है। तो इंग्लिश से बेहतर है हिंदी में बेहतर तरीके से दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ चिड़ियों के नाम दे रखे हैं और उनकी घोंसले बनाने की तकनीक या नहीं बनाने की तकदीर दे रखी है। देखिए चिड़िया है शक्करखोरा, बी चिड़िया है कोयल, सी चिड़िया है कलचीड़ी और डी चिड़िया है दर्जन चिड़िया। तो देखिए शक्करखोरा या कोयल कलचीड़ी के बारे में मालूम हो या ना हो, कोयल के बारे में तो सबको पता होगा कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती। कौवा, और ये किसके घोंसले में अंडा देती है? कौवे के घोंसले में। कौवा इस पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें ये अंडे देती है। तो बी कोयल है, उसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है। तो देख लेते हैं, हम ऑप्शन में देख लेते हैं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। तो देखिए बी का ऑप्शन कौन सा है? बी का ऑप्शन यहाँ सेकंड नहीं है। बी का फोर्थ ऑप्शन है? नहीं। बी का फिर यहाँ सेकंड ऑप्शन है? नहीं। बी का यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है सही हो जाएगा। गॉट इट।
देख लेते हैं। ए का क्या बता रखा है, फोर्थ, शक्करखोरा। ए के लिए फोर्थ ऑप्शन है। छोटे पेड़ों की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, कपड़े के चीथले आदि होते हैं। ये ए का ऑप्शन हो गया फोर्थ। कोयल के बारे में आप जानते ही हैं। कलचीड़ी के बारे में क्या दे रखा है, फर्स्ट। कलचीड़ी ये कलचीड़ी सी होगा, ये सेकंड होगा। सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल और रुई बिछा होता है। दर्जन चिड़िया करती है, झाड़ी पर दो पत्तों को नुकीले चोंच को सीकर बनाया गया घोंसला होता है। ओके, गॉट इट। इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल्स, ईच मेंबर ऑफ विच रिच इज आयरन इज। ऐसे ही चीज़ों का वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। देखिए, स्पाइनच, जैगरी, आंवला। स्पाइनच बंदा गोभी, जैगरी गुड़ और आंवला तो सब जानते हैं। तो ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ये जो खाद्य सामग्री है ये आयरन से भरपूर होती है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। स्पाइनच में होता है, आंवला में होता है, लेकिन टोमेटो में नहीं होता है। जैगरी में होता है, कैबेज में, सॉरी, स्पाइनच जो है पालक होता है, कैबेज जो है बंदा गोभी होता है, सॉरी। जैगरी जो है क्या है, गुड़, कैबेज बंदा गोभी, आंवला। तो यहाँ पे कैबेज गलत है। स्पाइनच अनियन, या अनियन और टोमेटो गलत है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पालक और गुड़ और आंवला। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइटल ऑफ द लेसन ऑफ द क्लास फिफ्थ बुक रिटन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। देखिए, ये फिक्स्ड क्वेश्चन आंसर वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्लास फिफ्थ की बुक में वो लेसन का नाम बताना है, उस लेसन के टाइटल का नाम बताना है जो अपने एक देश के एक राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। देखिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, और इस तरह के अगर एनालिसिस हम करेंगे तो हमारे मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ओके, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, समझिए और उसे क्या है, शेयर कीजिए। इसका ऑप्शन है उसी से ठंडा उसी से गरम। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1512 किलोमीटर इन 28 आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। एवरेज स्पीड बतानी है हमें। तो 15, इसमें क्या करेंगे, हमें स्पीड निकालनी हो तो हमें क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये 1512 अपॉन 28 हो जाएगा। ओके, तो 1512 को 28 से डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। वन 1512 को 28 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा। देखिए, ये किलोमीटर में है और ये किस में है, आर में। तो 1512 को 28 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आर। तो क्या हमारा 54 किलोमीटर पर आर ऑप्शन है। 15 किलोमीटर पर आर है, 15 मीटर पर सेकेंड है, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, और क्या है 50 किलोमीटर में नहीं है। तो देखिए, 54 किलोमीटर पर आवर को भी
मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। मीटर पर सेकंड में अगर किलोमीटर में डिस्टेंस दी स्पीड दे रखी रहती है तो उसको 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज सेकंड ऑप्शन। गॉट इट? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In one of the state of our country, it is observed that most of the houses in rural area are made on the strong bamboo pillars. The wooden floor are made almost 3 to 3.5 meter high. The wall of the houses are also made of wood. Because of heavy rain, the roof of the houses are generally made sloping. This state could be. देखिए ये अपने देश के एक राज्य के घर बनाने के तरीकों को दे रखा है, जिसमें बेम्बू का यूज करके, स्ट्रॉन्ग बेम्बू का यूज करके ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचा घर बनाया जाता है। और द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। दीवारें भी लकड़ियों की बनाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पे उस राज्य में बहुत भारी बारिश होती है। और उनकी छतें भी स्लोपिंग जैसी बनाई जाती है ताकि जो पानी हो वो छत पे इकट्ठा ना हो, वो पूरा पानी नीचे गिर जाए। तो सबसे ज़्यादा बारिश किस राज्य में होती है? बिहार में? नहीं। असम में? हाँ, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। असम में इस तरह के घर बनाए जाते हैं ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर लकड़ियों का यूज करके, और छतें भी क्या होती हैं, स्लोपिंग होती हैं। गुजरात? नहीं। उत्तराखंड में पत्थर का यूज करके मकान बनाए जाते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन असम सही है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग देयर कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। देखिए हमसे पूछा है निम्नलिखित में से 3 राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में है। अब बंगाल की हमें अगर मैप ध्यान में रखना होगा दिमाग में, तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन से राज्य तट सीमा लगती है। देखिए आंध्र प्रदेश लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, लेकिन केरला नहीं लगता। केरला कहाँ, अरेबियन सी के साइड में लगता है। आंध्र प्रदेश लगता है, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये तीनों राज्य जो है बे ऑफ बंगाल में इनकी तट रेखा है। थर्ड देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, ये नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। असम तो देखिए असम के किनारे तो, असम तो समुद्र के किनारे है ही नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उड़ीसा। ये समुद्र बंगाल की खाड़ी में समुद्र तट बनाते हैं। ओके, इसका राइट ऑप्शन जो है सेकंड हो जाएगा। ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, फिक्स्ड आंसर वाले। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन झारखंड द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट लैंड्स फॉर फार्मिंग बाय ड्रॉ ऑल लॉट्स। The special unit used for the allotment of a land is tin. This meaning of this unit is। देखिए झारखंड में ग्राम पंचायत लॉटरी द्वारा खेती के लिए भूमि का आवंटन करती है। इस भूमि आवंटन में एक विशेष मात्रक यूनिट, जिसे टिन कहते हैं, का उपयोग किया जाता है। इस मात्रक यूनिट का अर्थ क्या है? देखिए झारखंड में लॉटरी के द्वारा ज़मीन दी जाती है किसानों को खेती करने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक यूनिट यूज की जाती है ज़मीन नापने के लिए, टिन। तो इस टिन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर कैन प्रोड्यूस 1 टीन ऑफ सीड्स। ऐसा ज़मीन जहाँ से किसान जो है सिर्फ 1 टीन जो है सीड उपजा सके। सेकेंड है अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड। ऐसा ज़मीन जहाँ पे फार्मर क्या है 1 टीन जो है सीड उगा सके।
ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में उपजा सके और यहाँ पे उगा सके। थर्ड है अ लैंड विच थर्ड डायमेंशन लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ की तो बात ही नहीं कही गई है। फोर्थ ऑप्शन है अ लैंड विच इज इक्वेलेंट टू वन अबाउट 1 हेक्टेयर, यहाँ पे हेक्टेयर की भी बात नहीं की है। अब फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन में क्या होगा, अ लैंड ऑन विच अ फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड, वो टिन का मतलब क्या होता है, वो जमीन जिस पे किसान 1 टीन बीज का जो है उपयोग करके खेती कर सके। जिस जमीन पे पूरा 1 टीन सीड बोया जा सके, उस जमीन उतनी क्षेत्रफल वाली जमीन को क्या कहते हैं, टिन का यूज करके किसानों को दिया जाता है लॉटरी के द्वारा। गॉट इट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द फार्मर ऑफ द झारखंड अंडर झूम फार्मिंग। देखिए झारखंड में एक किससे खेती करने का तरीका है जिसे कहते हैं झूम फार्मिंग करना। अब इस झूम फार्मिंग में होता क्या क्या है, ये ऑप्शन के द्वारा हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही कौन से ऑप्शन गलत है। झूम कल्टीवेशन के बारे में आप लोग ने सुना होगा। इस खेती में करते क्या है, आफ्टर कटिंग 1 क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सेम ईयर। खेती करने के बाद जो है जमीन को जो है मतलब फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों के लिए छोड़ दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है द वीड बैम्बू आर पुल्ड आउट एंड बर्न्ड इन द फील्ड। जो खरपतवार होते हैं या बैम्बू होते हैं उनको पहले उखाड़ा जाता है फिर जलाया जाता है खेत में। सेकंड है द एस ऑफ द वीड एक्ट एज ए मैन्योर। जो जली हुई राख होती है वो एक खाद की तरह काम करती है। फोर्थ ऑप्शन है व्हेन द लैंड इज रेडी फॉर फार्मिंग इट इज प्लग्ड डीपली बिफोर ग्रोइंग द सीड। द करेक्ट स्टेटमेंट आर। और क्या होता है, खेती करने से पहले क्या होता है, जो कि जमीन को है वो बहुत गहरे मतलब गहरी खुदाई की जाती है उसमें। तो क्या इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक फसल कटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। बी है खरपतवार को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। सी खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। डी जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज बोने से पहले उसे गहराई तक खोदा जाता है, जोता जाता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसमें ऑप्शन जो है थर्ड से केवल सही है, ए एंड सी ओनली। देखिए क्या है कि एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक के लिए छोड़ दिया जाता है, ये बात सही है झूम कल्टीवेशन के लिए। बी ऑप्शन कह रहा है द वीड्स आर पुल्ड आउट एंड देन बर्न्ड। पहले खरपतवार को उखाड़ दिया जाता है फिर जलाया जाता है, तो जब जलाना ही है तो उखाड़ा क्यों जाए, तो ये ऑप्शन गलत है। ये जलाया जाता है लेकिन बिना उखाड़े, उनको मतलब ज़मीन में लगे ही वैसे जला दिया जाता है। सेकेंड है सी है द एस ऑफ द वीड एक्ट एज ए मैन्योर, ये बात भी सही है। और डी गहराई तक जुताई की जाती है, इसमें नहीं गहराई तक नहीं, हल्की हल्की ऊपर ऊपर जो है जुताई की जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए एंड सी ओनली, दैट इज थर्ड ऑप्शन। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In our country, the tribal people have been using bronze to make many things, pots and statue, etc. Since thousands of years, even now we use bronze in our houses. Select from the following the most appropriate statement about bronze. देखिए बता रखा है कि हमारे देश में ब्रॉन्ज जो है काफ़ी समय पहले से यूज किया जाता है बर्तनों का स्टैचू बनाने के लिए, और हम आज भी यूज कर रहे हैं। तो ब्रॉन्ज होता क्या है, ब्रॉन्ज इज एलिमेंट लाइक आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा
सेकेंड ऑप्शन है ब्रॉन्ज इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर एंड जिंक। थर्ड ऑप्शन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। फोर्थ ऑप्शन है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज एक एलॉय है। ये फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय, ये एलॉय क्या होता है? जो जब दो धातुओं का यूज करके मिक्स करके बनाया जाता है तो एक नई धातु, मतलब उनको पहले से मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए तो हम उसे एलॉय कहते हैं। तो ब्रॉन्ज किस चीज़ का एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का या फिर कॉपर और टिन का? तो इसका ऑप्शन कॉपर और जिंक नहीं, इसका फोर्थ ऑप्शन कॉपर एंड टिन हो जाएगा। ओके, ब्रॉन्ज जो है किसका मिक्सचर होता है? कॉपर प्लस टिन। ओके, जो मेडल का यूज किया जाता है, एक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल होता है जो थर्ड के लिए होता है। तो ये जो मेडल होता है ब्रॉन्ज, ये किस चीज़ का बना होता है? कॉपर और टिन का। गॉट इट? कांसा, कॉपर, तांबा और टिन के मिश्र धातु है। ओके, गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द पोर्शन ऑफ द टाइम टेबल फॉर द रूट ऑफ अ ट्रेन। देखिए, ट्रेन का टाइम टेबल दे रखा है, पढ़ लेते हैं। कौन सी है ट्रेन? 6335 नगर कैंट एक्सप्रेस। कहाँ से चलती है? गांधीधाम से 6:15, मतलब सुबह के 6:15 पे डिपार्चर होती है और सूरत कब पहुँचती है? 16:15 पे। और डिस्टेंस कितनी है? 530 किलोमीटर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अवर टेबल द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो देखिए, ये स्पीड डिस्टेंस टाइम पे ये दूसरा क्वेश्चन है। तो स्पीड अगर हमें निकालनी है तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 530 किलोमीटर। और टाइम कितना है? देखिए, टाइम जो रेलवे पे यूज टाइम किया जाता है रेलवे स्टेशन पे, वो 24 आवर फॉर्मेट का होता है। मतलब 1 से लेके 12 तक तो बजता ही है, लेकिन उसके बाद जो दोपहर के 1 बजते हैं वहाँ पे 1 नहीं बजाया जाता है, वहाँ पे 13 बजाया जाता है। फिर 13 से लेके 24 तक बजता है। तो देखिए, ये 6:15 का यूज किया है, मतलब ये सुबह का 6:15 है। और शाम को कब पहुँचती है सूरत? 16:15 पे। 16:15 यानी कि शाम को 4:15 बजे। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। तो पहले 16:15 टाइम कितना लेती है? 16:15 पे पहुंचती है सूरत और गांधीधाम में कितने बजे निकलती है? 6:15 पे। तो कितना टाइम हो गया? 10 घंटे। तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो गया? थर्ड ऑप्शन 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, दैट इज 53 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कन्नौज इज अ सिटी फेमस फॉर द परफ्यूम। कन्नौज एक सिटी है फेमस फॉर परफ्यूम। द सिटी इज डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। कन्नौज जो इत्र के लिए फेमस है, वो कौन से राज्य का शहर है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। ये कन्नौज जो शहर है ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। ओके, यहाँ का जो है क्या है? इत्र फेमस है, परफ्यूम। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टडी द रेट ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन न्यू दिल्ली गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ऑयल, डीजल और पेट्रोल का कुछ रेट दिया है 2020 और 2021 का। तो डीजल
2020 में 81 रुपये था, दैट इज 81 रुपये, और पेट्रोल था 92 रुपये। और 2021 में कितना हो गया, 19.72, और पेट्रोल कितना हो गया, 102.12। तो इन 1 ईयर द इंक्रीज इन द रेट ऑफ डीजल एंड पेट्रोल रिस्पेक्टिवली, डीजल और पेट्रोल में कितना जो है बढ़ोतरी हुई है उनके दामों में 2020 से 2021 में। तो देखिए इसको जो है क्या करेंगे, ये पहले पेट्रोल का जैसे निकालना है तो 19.72 में से 81 रुपये ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.72 की बढ़ोतरी हुई है, सॉरी डीजल के लिए। और पेट्रोल के लिए निकालेंगे तो 102.12 92, तो यहाँ माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, ये देखिए 10.12 की बढ़ोतरी हुई है किसमें, पेट्रोल में, और डीजल में 9.72 की। अब इसको क्या करेंगे, 9.72 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी हुई है, 81 रुपये के रिस्पेक्ट में बढ़ोतरी है डीजल के लिए। और ये 10.12 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, 92 रुपये के पेट्रोल के लिए, और ये डीजल के लिए। तो इसका आंसर इस तरह से कितना आ जाएगा, 12% और 11% की बढ़ोतरी है। डीजल के दाम में 12% बढ़ोतरी हुई है और पेट्रोल के दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है, 11%। ओके, इसका थर्ड ऑप्शन जो है राइट आंसर है, 12% एंड 11%। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ सेट ऑफ 3 इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, 3 ऐसे त्योहारों का समूह बताना है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाए। दिवाली, होली एंड महाशिवरात्रि। दिवाली देखिए, ध्यान रखिए, दिवाली अमावस्या के दिन मनाई जाती है फुल मून डे, और महाशिवरात्रि इन चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है, पूर्णिमा से एक दिन, सॉरी अमावस्या से एक दिन पहले। यहाँ पे फिर दिवाली, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, इसमें दिवाली आ रही, ये भी नहीं हो सकता। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, रक्षाबंधन भी पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, लेकिन दिवाली नहीं मनाई जाती, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड, होली मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन मनाया जाता है पूर्णिमा के दिन, और गुरु पूर्णिमा, ये गुरु नानक बर्थडे, ये भी पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। ये 3 ऐसे त्यौहार हैं जो फुल मून डे के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। ओके, चलते हैं ये थर्ड ऑप्शन इसका सही है। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ से पेडागॉजी शुरू हो जाएगी। 15 क्वेश्चन जो है फैक्चुअल होते हैं डायरेक्ट बुक से, ये एनसीईआरटी के लिए जाते हैं क्वेश्चन, ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चन। अब चलते हैं पेडागॉजी पे। 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईवीएस टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल आर डिजाइंड केयरफुली सो दैट द स्टूडेंट डू नॉट फॉर्म मिसकंसेप्शन ड्यूरिंग टीचिंग and learning. Which feature of the textbook do you think are the most appropriate toward this? देखिए ईवीएस टेक्स्ट बुक की प्राइमरी लेवल पे कुछ बातें बताइए कि उनको बहुत ध्यान से जो है बनाया जाता है ताकि बच्चों को क्या हो, मिसकंसेप्शन ना हो पढ़ने और सीखने के दौरान। तो विच फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक, इनमें से कौन सा जो है फीचर है बुक का जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसके लिए। फर्स्ट, देयर इज डिटेलिंग ऑफ कॉन्सेप्ट टू क्लैरिफाई टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ मिसकंसेप्शन। उसको जो है बुकों में किसी चीज़ को बहुत सारे डिटेल में दिया हो ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाए
और मिसकंसेप्शन ना हो। सेकेंड ऑप्शन है डेफिनेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग, डेफिनेशन दी हो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का। थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय यंग स्टूडेंट एज गिवन एट द इंट्रोडक्टरी लेवल, कॉन्सेप्ट जो बच्चे प्राइमरी लेवल पे नहीं परसीव कर सकते उनको इंट्रोडक्टरी लेवल पे दिया जाना चाहिए। या फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में पढ़ लेते हैं। प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके तथा गलत प्रत्यय न बन सके, ये बात तो सही लग रही है। सेकंड है महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तक में दी जानी चाहिए। परिभाषाएं गलत ऑप्शन है, प्राइमरी लेवल पे खासकर परिभाषाएं हमें बच्चों को याद नहीं करानी है। ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन सीटेट ने माना है वो थर्ड ऑप्शन माना है। ओके, ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाना चाहिए। परिचयात्मक स्तर पे शायद यहाँ पे अपर जूनियर लेवल से हो सकता है, इसलिए सीटेट ने इसका आंसर जो है थर्ड को माना है। ओके, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम्युनिटी रिसोर्स इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर ईवीएस एट द प्राइमरी लेवल बिकॉज, सामुदायिक संसाधन को प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है क्योंकि, देखिए कम्युनिटी रिसोर्स हमारे आसपास के जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेस संसाधन हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं ईवीएस के लिए खासकर। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ इनएक्सपेंसिव, यह सस्ता होता है, बस इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सस्ता है इसलिए, या फिर इट हैज़ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, समुदाय में हमें एक्सपीरियंस्ड पर्सन मिलते हैं इसलिए, या इट प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये हमें अनुभव सीखने का अनुभव प्रदान करता है इसलिए। इट इज़ ईजली अवेलेबल, कोई चीज़ आसानी से मिल जाती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी रिसोर्स। तो इसकी यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, इट प्रोवाइड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये करके सीखने का अनुभव प्रदान करता है इसलिए कम्युनिटी रिसोर्स क्या है, ईवीएस की टीचिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, बच्चे अपने जो सीखते हैं क्लास में बंद बुकों से, वो जो है अपने आसपास से सोसाइटी में वो करके सीख सकते हैं, खासकर ईवीएस के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ऑफ 5th क्लास इन एन ईवीएस क्लासरूम एस्टिमेट द नंबर ऑफ चना सीड required to fill a small box. Which process skill can be developed through the activity? क्या कह रहा है, कक्षा 5 के ईवीएस के एक विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। यह क्रिया कलाप कौन सी प्रक्रिया कौशल को विकास देगा? इसे कौन सी एक्टिविटी बच्चों के अंदर क्या चीज़ डेवलप होगी? क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, क्लासीफाई करना, कम्युनिकेशन संचारण के लिए बात करने के लिए, ये एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट करना कितना आएगा, या प्रेडिक्शन अनुमान लगाना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हिंदी वाले में पहले ही बता रखा है अनुमान लगाना, और यहाँ पे भी एस्टिमेट बता रखा है अनुमान लगाना। तो कोई चीज़ को वो प्रेडिक्ट कर से प्रेडिक्शन करने की जो है क्वालिटी डेवलप होगी बच्चों के अंदर। यहाँ पे 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गॉट इट, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने की जो कला है इनकी बच्चों के अंदर डेवलप होगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Plant and animal are a part of the theme family and friend. This reason for such placement. देखिए ईवीएस में कुछ थीम्स होती हैं, फैमिली एंड फूड, फ्रेंड्स, फूड है, शेल्टर है, थिंग्स
वी मेड, मेक, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये थीम है। फिर उनके अंदर कुछ सब थीम है। तो देखिए जो प्लांट एंड एनिमल जो चैप्टर होता है वो किस थीम के अंदर रखा गया है, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर रखा गया है। इसका रीजन क्या है, टू एनेबल स्टूडेंट टू कंसीडर प्लांट एंड एनिमल एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। बच्चों के अंदर ये क्वालिटी डेवलप करना है या ये समझ विकसित करना है कि जो प्लांट और एनिमल है वो क्या है, पार्ट ऑफ फैमिली होते हैं। बी ऑप्शन है टू डेवलप सेंसिटिविटी इन स्टूडेंट टूवर्ड प्लांट एंड एनिमल। बच्चों के अंदर जो है पौधों और जानवरों के लिए एक जो है सेंसिटिविटी डेवलप करना। और थर्ड है टू ब्रेक स्टीरियोटाइप दैट प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सी ऑप्शन तो एकदम ही गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड सी होना चाहिए। हिंदी में और पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी को इस योग बनाने की पेड़ और पौधे एवं पशुओं को अपने परिवारों का हिस्सा माने। ये भी बात सही है। पेड़ और पौधे एवं पशुओं के प्रति विद्यार्थियों की संवेदनशीलता विकसित करना। अगर वो संवेदनशील होंगे तभी तो उनको बचाने के लिए, उनकी देखभाल करने के बारे में सोचेंगे। तो ये बात भी सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए एंड सी जो है सही है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, ए एंड सी होता है, प्लांट और एनिमल को फैमिली एंड फ्रेंड्स के थीम के अंडर रखने का। ओके, ए तथा सी, गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। One of the major objective of the teaching of EVS at the primary level is to enable student to। प्राइमरी लेवल पर ही EVS पढ़ाने का क्या वो मतलब तर्क होता है छोटे बच्चों को। फर्स्ट ऑप्शन है एक्वायर स्किल टू कैरी आउट एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली टू सेव द एनवायरनमेंट। सेकेंड ऑप्शन है एक्वायर इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट फॉर स्टूडेंट एट अपर प्राइमरी लेवल। थर्ड ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। एंड फोर्थ ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट डेवलप अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड सब्जेक्ट। हिंदी में भी पढ़ लीजिए ऑप्शन। वे ऐसे कौशल अर्जित करें जिनसे वे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण को बचाने हेतु क्रियाकलाप करें। प्राइमरी लेवल पे बात की जाती है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या ये हो सकता है। सेकंड है उच्च प्राथमिक स्तर की पढ़ाई हेतु पर्यावरण संबंधी प्रत्यय अर्जित करें। उनको अपर प्राइमरी लेवल पर ईवीएस पढ़ना है, इसलिए प्राइमरी लेवल से शुरुआत की जाती है। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ये ऑप्शन जो है सबसे बेस्ट है। क्यों प्राइमरी लेवल पे ही शुरुआत कर दी जाती है ईवीएस की टीचिंग, क्योंकि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, उनको हम अपने आसपास के जानवरों पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं तो वो बाहर जाके उनको देखते हैं और वो सीखते हैं वाइल्ड एनिमल्स के बारे में या फिर यूजफुल एनिमल्स के बारे में, यूजफुल पौधों के बारे में, ये सब चीज़ों को वो सीखते हैं। तो ये जो है उद्देश्य है प्राइमरी लेवल पे ईवीएस को पढ़ाने का। गॉट इट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही है, हेल्प स्टूडेंट टू लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देयर इज नो prescribed textbook for EVS for class first and second. Which of the following is the most appropriate reason for this? जो है प्राइमरी लेवल पर फर्स्ट क्लास फर्स्ट और सेकंड में EVS की कोई बुक नहीं होती है। तो इसके पीछे मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या है। EVS टेक्स्ट बुक मेक द स्कूल बैग हैवियर फॉर चिल्ड्रन। अगर EVS की टेक्स्ट बुक बना देंगे तो स्कूल बैग जो है बच्चों का वो भारी हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड डू नॉट अंडरस्टैंड EVS ईजिली। जो क्लास फर्स्ट और सेकंड के बच्चे होते हैं वो EVS समझ नहीं पाते। थर्ड ऑप्शन है EVS इज इंटीग्रेटेड विथ लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स। EVS जो चैप्टर है या EVS के जो सिलेबस है वो भाषा और गणित की किताब में समाहित रहता है। थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट एंड सेकंड कैन नॉट बी बर्डन विथ एन एडिशनल सब्जेक्ट। फोर्थ ऑप्शन बताइए कि फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को और बोझ नहीं डाला सकता एक एडिशनल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सबसे
अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन। ईवीएस जो है भाषा और गणित की किताब में समाहित रहता है। ओके, हम इन्हीं सब चीज़ों का भाषा और गणित की बुकों में हम अपने आसपास की चीज़ों का यूज करके ही बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए ईवीएस की कोई एडिशनल बुक या प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होती है फर्स्ट और सेकंड के लिए। गॉट इट? हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट appropriate strategies to sensitize student toward conservation of plant and tree। देखिए, बच्चों को प्लांट एंड ट्री के लिए संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी एक्टिविटी सबसे सही होगी? पहला ऑप्शन है विजिटिंग अ गोडाउन हैविंग वुडन लॉग्स। वहाँ उस गोडाउन में जाना, बहुत सारे जहाँ लकड़ी के लट्ठे हों, जहाँ पेड़ काट काट के रखे जाते हैं। राइटिंग पोस्टर टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग। पोस्टर बनाने के लिए कहना बच्चों को, जिसका थीम क्या हो? टू सेव फॉरेस्ट फ्रॉम कटिंग। थर्ड ऑप्शन है रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। रोल प्ले तैयार करना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। डी ऑप्शन है एडॉप्टिंग अ ट्री एंड टेकिंग केयर ऑफ इट। एक पेड़, ये कहना कि एक पेड़ को आप गोद लीजिए और उसको क्या है, देखभाल कीजिए। तो इसमें से संवेदनशील बनाने के लिए क्या करना है? बच्चों को कौन कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है? फर्स्ट, विजिटिंग अ गोडाउन। बच्चों को अगर हम ले जाए गोडाउन की, देखे बहुत सारे लकड़ियाँ देखेंगे तो उनके अंदर एक सेंसिटिविटी आएगी कि देखिए कितने सारे जंगल जो है, जंगलों का नाश किया जा रहा है। थर्ड है राइटिंग पोस्टर। पोस्टर बनाने से कुछ नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन जो बी है। सी ऑप्शन है रोल प्लेइंग ऑन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। रोल प्ले तैयार करना, जैसे नुक्कड़ नाटक है या किसी गांव के सामने पंचायत घर में ऐसे बचाना, ताकि और भी लोग जो है सोसाइटी के क्या हो, सेंसिटिविटी मतलब संवेदनशील हो सके अपने जंगलों के बारे में। और डी ऑप्शन सबसे है कि एडॉप्टिंग अ ट्री, एक ट्री को एडॉप्ट करना, उसकी देखभाल करना, ये ऑप्शन सही है। तो ए सी एंड डी ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सी डी, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। गॉट इट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the correct approach by an EVS teacher for evaluating student knowledge in EVS? EVS के एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी के EVS के ज्ञान का मूल्यांकन करने हेतु निम्न में से कौन सी पद्धति सही है? टीचर को मूल्यांकन करना है EVS की नॉलेज के लिए, तो उसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे सही है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सुटेबल टू मेंटेन नेशनल स्टैंडर्ड्स। एक स्टैंडर्ड तरीका यूज किया जाना चाहिए। सेकंड है टीचर में टूल सुटेबल फॉर हर मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर के वो टूल्स जो उसकी टीचिंग के लिए सहायता करें। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है। टीचर की सहायता के लिए हमें ऐसे टूल्स नहीं यूज करने, बच्चे की सहायता के लिए यूज करने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है कॉमन टेस्ट डेवलप्ड बाय एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। एक कॉमन टेस्ट ले लिया जाए एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा। फोर्थ ऑप्शन है टीचर मेड टूल्स सुटेबल टू हर स्टूडेंट, हर मेथड ऑफ टीचिंग एंड लोकल कंटेक्स्ट। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट है कि टीचर मेड टूल्स, टीचर के जो टीचिंग टूल्स हैं या इवेल्युएटिंग टूल्स हैं वो सुटेबल हों उसके स्टूडेंट के लिए, हर मेथड ऑफ टीचिंग एंड लोकल कंटेक्स्ट। ये ऑप्शन जो है ज़्यादा सही है बच्चे का इवैल्यूएशन करने के लिए। शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण को उसके विद्यार्थियों, उसकी शिक्षण प्रणाली और स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल होना चाहिए।
ओके, गॉट इट। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द ऑप्शन बिलो शुड आइडियली फॉलो ऑल एक्टिविटी डन बाय स्टूडेंट टू कंसोलिडेट देयर लर्निंग। आदर्श रूप से निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किया गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने के दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज कंडक्टेड एट होम, सेकेंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटी बाय टीचर, थर्ड ऑप्शन है डिस्कशन इन द क्लासरूम, और फोर्थ ऑप्शन है मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स इन ईवीएस कॉपीज। देखिए, बच्चों ने कोई एक्टिविटी की, उसके बाद ये पता है कि बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, तो इसके लिए किस तरह से पता लगाना चाहिए। एक्टिविटी कंडक्टेड और घर पे एक्टिविटी करें, इससे होगा, या एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्टिविटी, एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन टीचर, तो यहाँ टीचर का नहीं सीखना है, हमें ये पता करना है कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं। थर्ड है डिस्कशन इन द क्लासरूम, डिस्कशन करें बाद में, एक्टिविटी करने के बाद अगर हम डिस्कशन करें, बच्चों से पूछें कि आपने क्या क्या सीखा और वो आंसर दे, तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। थर्ड है मेंटेनिंग रिकॉर्ड इन ईवीएस ऑप्शन, यह सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन कर देना कि आज हमने ये एक्टिविटी की या एक हफ्ते बाद ये एक्टिविटी की, बच्चे भले सीख रहे हो या ना सीख रहे हो, तो सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करने से नहीं होगा। जो थर्ड ऑप्शन है ये सही है, एक्टिविटी करने के बाद अगर क्लासरूम में आके डिस्कशन किया जाए तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये हमें बताएगा कि बच्चे सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। गॉट इट। कक्षा में आपसी विचार विमर्श। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड बाय ईवीएस टीचर टू एसेस द ऑथेंटिक लर्निंग ऑफ देयर स्टूडेंट। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षक प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। यहाँ पे भी जो है लर्निंग का टेस्ट करने के लिए कौन कौन क्या बेस्ट ऑप्शन है। क्वार्टरली टेस्ट, असाइनमेंट नोट बुक, पोर्टफोलियो, क्लासरूम बिहेवियर। तो इसमें से जो सीटेट ने आंसर माना है इन फोर्थ ऑप्शन में, पोर्टफोलियो जो है आंसर होगा इसका। निम्न में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों को प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा। पोर्टफोलियो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी और रिसोर्स वाइल टीचिंग द थीम। स्ट्रेटेजी क्या होगी उस रिसोर्स वाइल टीचिंग द, जब हम थीम पढ़ा रहे हैं, थिंग वी मेक एंड डू, जो चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, तो उसको सीखने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी क्या होगी। विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोनूमेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस बिल्डिंग मटेरियल एंड डिज़ाइन। वेरियस जो है ऐतिहासिक इमारत को जो है वहाँ पे हम जाएं और उनके बनाने के तरीके और जो है जो डिज़ाइन है या उनके बनाने के जो सामान यूज हुआ है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। सेकेंड ऑप्शन है डिस्कशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ हेड गेयर वन बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन। हेड गेयर क्या है? विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा सिर पर धारण किए जाने वाले पहनावे का चर्चा करना। थर्ड है इंस्ट्रक्शन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट फ्रॉम रेफरेंस बुक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स के बारे में हम रेफरेंस बुक से जानकारी इकट्ठा करें। फोर्थ ऑप्शन है शेयरिंग ऑफ फिगर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट। फिगर जो है शेयर करना डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म के। फोर्थ कह रहा है खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों के साथ साझा करना, मतलब जो खेती के लिए हम औजार यूज करते हैं उनका चित्र दिखाना कि इस, और फिर उनका डिफाइन करना, फिर उनका यूज बताना। तो सबसे जो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसकी जो है पढ़ाने में कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त होगा।
तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या है, बेस्ट ऑप्शन होगा विजिट टू अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट टू आइडेंटिफाई वेरियस, किसी ऐतिहासिक इमारत में जाना, उसके डिजाइन को देखना और उसके मटेरियल की जानकारी को इकट्ठा करना। तो इससे क्या होगा, एक भ्रमण प्रविधि भी हो जाएगी, एक विजिट भी हो जाएगा और इससे हम सीख भी जाएंगे। ओके, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड 3 learn about their family member and then move on to family tree in class 4 and to the idea of family interaction in class 5. The curriculum approach in the theme is। तीसरी कक्षा के विद्यार्थी अपने परिवार के सदस्यों के विषय में सीखते हुए चौथी कक्षा में परिवार वृक्ष की ओर बढ़ते हैं और पांचवी कक्षा में परिवार परगमन के विचार की तरफ बढ़ते हैं। इस थीम की पाठ्यचर्या उपागम है। द करिकुलम अप्रोच ऑफ दिस थीम, इस थीम का जो है अप्रोच क्या है, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मतलब अमूर्त से मूर्त की तरफ, ग्लोबल टू लोकल वैश्विक से जो है स्थान की तरफ, या लोकल टू ग्लोबल स्थानीय से ग्लोबल मतलब वैश्विक की तरफ, और जनरल टू स्पेसिफिक सामान्य से विशिष्ट की तरफ। इसका अप्रोच क्या है, देखिए एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मतलब पहले अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं जाते, पहले हम मूर्त प्राइमरी लेवल पे खासकर मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं। ग्लोबल टू लोकल ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, पहले हम वैश्विक के बारे में नहीं, पहले हम स्थान के बारे में जानेंगे फिर विश्विक के बारे में जानेंगे, इसलिए जो हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लोकल टू ग्लोबल स्थान से वैश्विक की तरफ। ये इस थीम का क्या होगा, उपागम होगा। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ए टीचर टू कंसीडर एन ईवीएस लेसन प्लान। एक ईवीएस टीचर के लिए लेसन प्लान में क्या कंसीडर करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब एक इंस्ट्रक्शन और एक उद्देश्य, स्टूडेंट इन्वायरमेंटल कॉन्शियस जो बच्चों का जो इन्वायरमेंट के प्रति संवेदनशीलता है उसको कॉन्शियस जानकारी। थर्ड है मेजर कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस स्किल, मेजर कॉन्सेप्ट और प्रोसेस स्किल। थर्ड है जनरल ऑब्जेक्टिव। तो इनमें से क्या क्या कंसीडर करना चाहिए, हिंदी में पढ़ लेते हैं। अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों की पर्यावरण सजगता। थर्ड है प्रमुख अवधारणाएं एवं प्रक्रिया कौशल, और डी है समान उद्देश्य। तो देखिए एक लेसन प्लान में क्या क्या वो करना चाहिए, तो ए तो होगा नहीं ओनली, सी भी नहीं होगा, ए बी सी। तो देखिए लेसन प्लान में स्टूडेंट के इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस से सजगता के को हम जगह नहीं दे सकते, यहाँ पे ऑप्शन होगा ए सी एंड डी। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेसन प्लान में इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। गॉट इट। हमारा फोर्थ ऑप्शन ए सी एंड डी, अनुदेशन विशिष्ट उद्देश्य, सी प्रमुख अवधारणाएं और प्रक्रिया कौशल, किस प्रक्रिया से पढ़ाएंगे, किस उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या होगा, और समान उद्देश्य को हमें शामिल करना होगा अपने लेसन प्लान में। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू टीच ईवीएस टू द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट। एक ईवीएस टीचर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, उस बच्चे को पढ़ाना है जो देख नहीं सकता। तो ऑप्शन है ए प्रिपेयर ऑडियो लेसन, ऐसे लेसन तैयार करना जिनको वो सुन सके। अब देख तो नहीं सकता है तो लोग उसको कान के माध्यम से ही हर चीज़ सुन के ही सीखनी है, तो प्रिपेयर ऑडियो लेसन ये तो करना ही चाहिए टीचर को। यूज टेक्टाइल मटेरियल और लार्ज प्रिंट। टेक्टाइल मटेरियल मतलब हार्ड जिसको हम छू सकें,
जैसे ब्रेल लिपि होती है जिन जो देख नहीं सकते, तो टेक्टाइल मटेरियल जैसे हार्ड ऑब्जेक्ट जो है 3D ऑब्जेक्ट्स का यूज करना जिनको वो छू के देख सके, तो ये भी बात सही है। थर्ड है एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट विद सिंपल डायग्राम एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट, वो कॉन्सेप्ट को सिंपल डायग्राम जब वो देख नहीं सकता, कंक्रीट ऑब्जेक्ट तो सही है लेकिन डायग्राम जब देख नहीं सकता तो वो कैसे सीखेगा, ये ऑप्शन तो सही नहीं है। थर्ड, मेक द ईवीएस लेसन एज मच कंक्रीट एज पॉसिबल, और मेक द ईवीएस लेसन को ऐसा बनाना, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बनाना जिसको वो फील करके, मतलब अपने सेंस देख नहीं सकता बाकी वो कान से सुन के हाथों से छू के सीख सके, तो इस तरह का लेसन प्लान बनाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो देखिए ABD, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑडियो लेसन का यूज करना, टेक्टाइल मटेरियल का यूज करना, और डी का भी वही मतलब है कंक्रीट मटेरियल का यूज करना, हार्ड ऑब्जेक्ट को यूज करना, सॉफ्ट कॉपी नहीं। ओके, गॉट इट। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये ऑप्शन होगा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होगी, A, B एंड D ऑप्शन। गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। सलीम वांट्स टू टेक स्टूडेंट ऑफ प्राइमरी क्लासेस ऑन अ फील्ड विजिट वाइल टीचिंग द थीम वाटर। जो सलीम एक टीचर है वो अपने प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट को वाटर थीम पढ़ा रहे हैं, मतलब पानी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो अपने क्लास के बच्चों को कहाँ ले जाना चाहिए। तो ऑप्शन है वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, पानी के बारे में जानकारी देने के लिए, या पानी की कमी की किल्लतों या पानी बचाने के तरीकों को, ये सब सारी चीज़ें वाटर थीम के अंडर में आ जाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट ले जाना चाहिए ताकि वो जाके देख सके कि पानी को कैसे बचाया जा सकता है। बी ऑप्शन है जोहाद। जोहाद क्या होता है, एक जगह ये पुराने कुएं टाइप के होते हैं जिन्हें हम जोहाद कहते हैं। और थर्ड ऑप्शन क्या है, बावली। बावली देखिए जैसे पुराने जो इमारतें, ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, राजा महाराजा, ये सब जो है उनके क्या बावली, जिनमें सीढ़ी नुमा वो स्टेप्स होते हैं जो जिनको डायरेक्ट जैसे रस्सी से पानी नहीं खींचा जाता है, नीचे पूरा तह तक उसके तल तक जाया जाता है पानी निकालने के लिए, तो वो उसे कहते हैं बावली। ठीक है। और डी ऑप्शन है खेजड़ी। तो खेजड़ी जो है कोई जगह नहीं है या कोई पानी का स्थान नहीं है, ये एक पेड़ होता है जो राजस्थान में उगता है। ओके, तो पानी वाली कौन कौन सी जगह हैं, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, जोहाद और बावली। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, A, B एंड C। टीचर को इन 3 जगहों पे अपने बच्चों को विजिट कराना चाहिए। गॉट इट। A, B एंड C, जल संचय क्षेत्र, जोहाड़ और बावड़ी। गॉट इट। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को कैसा लगा ये सेशन, लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जाने से पहले लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, गॉट इट। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।